हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डेफिनेटली आप सब अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी। उसके अंदर हम शुरू करेंगे यूनिट 2। और यूनिट 2 के अंदर जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं हाइपरटेंशन होता क्या है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि जो हाइपरटेंशन है वो क्या है। हाइपरटेंशन इज अ कॉमन डिजीज दैट इज सिंपली डिफाइंड एज परसिस्टेंटली एलिवेटेड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन जो है एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें हमारा जो नॉर्मल बीपी है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का मतलब क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, और जो ब्लड है वो आर्टरी और वेंस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो है क्या होता है, फ्लो होता है। तो जो ब्लड है उसका कुछ ना कुछ फोर्स होता है जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी भी पाइप के अंदर जब हम पानी फ्लो कराते हैं तो उस पानी का कुछ फोर्स होता है, कुछ दबाव होता है उस पाइप के ऊपर। सेम वैसे ही जब ब्लड जो है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है तो वो ब्लड वेसल्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो उस प्रेशर को क्या किया जा सकता है, नापा जा सकता है। जैसे कि हम बीपी के कंडीशन में क्या करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो वो उस टाइम पे हम वही नापते हैं कि ब्लड वेसल्स के ऊपर कितना जो प्रेशर है वो हो रहा है ड्यू टू द ब्लड के फ्लो होने से कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है ब्लड वेसल्स के ऊपर। उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, मीजर करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो होता है 120/80 mmHg। और जिसमें जो 120 है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जो 80 है वो क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। वैसे तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा नॉर्मल ही रहता है, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस में, बहुत सारे डिजीज के कारण या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जो है हमारे बॉडी का जो नॉर्मल बीपी है वो बढ़ सकता है। और बढ़ने के कारण जो हाइपरटेंशन का कंडीशन है वो अराइज हो सकता है। और फिर हाइपरटेंशन का कंडीशन अराइज होने से और सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइपरटेंशन है वो मेनली दो तरह का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए हो सकता है। बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण जो है अराइज हो सकता है, देखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को नॉर्मली टेंशन हो गया है किसी प्रॉब्लम की, या उसने थोड़ा ज़्यादा नमक खा लिया है या किसी बात की चिंता कर रहा है, तो उसके कारण जो है ये प्राइमरी हाइपरटेंशन का कंडीशन डेवलप हो सकता है। जबकि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कंडीशन है ये तब देखा जाता है मेनली जब किसी पेशेंट को कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया है, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया है, या अथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो गया है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है उसके ब्लड वेसल्स के अंदर, या फिर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इन सारे जो क्रोनिक डिजीजेज हैं उसके अंदर जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कंडीशन डेवलप हो जाता है, और उसके कारण जो पेशेंट है उसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन का कंडीशन है ये लगभग लगभग जो है 1 वीक से 2 हफ्ते में जो है लगभग क्योर हो जाता है। जबकि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कंडीशन है इसको क्योर होने में कई बार जो है लंबा टाइम लग जाता है, या फिर ये क्योर नहीं हो पाता है। इसको लाइफ टाइम जो है हमको क्या करना है होता है, कंट्रोल करना पड़ जाता है। अपने बॉडी को जो बीपी है उसको कंट्रोल करना पड़ता है बाय द यूजिंग मेडिसिन और दूसरी चीज़ों के द्वारा, लाइफ स्टाइल को सुधार करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो उसमें क्या होता है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। जैसे सेकेंड सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी है, सॉल्ट सेंसिटिविटी है, अल्कोहल, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री है। तो इन सब के कारण जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो देखे जा सकते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो डिजीज़ है उस वो बहुत सारे कारणों से डेवलप हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी को किडनी डिजीज़ है, या कुशन सिंड्रोम है, या ऑब्स्ट्रक्शन स्लीप एपनिया है, या थायराइड पैराथायराइड का डिजीज़ है, तो इन सारे डिजीज़ के कारण जो है बहुत सारे डिजीज़ जो है उनके कारण जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कंडीशन जो देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ फूड सब्सटेंस है, जैसे सोडियम हो गया, इथेनॉल हो गया, इन सब के हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल वॉल्यूम है उसके बढ़ जाने के कारण जो है देखा जा सकता है। साथ ही कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, डिकंजेस्टेंट है। तो इन सब मेडिसिन के कारण भी जो है हमारा बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है।
जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है। हम जानते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है। तो हाइपरटेंशन का कंडीशन कब अराइज होता है? तो जब हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से 140/90 mmHg से ज़्यादा होने लगता है, तब जा करके हाइपरटेंशन का कंडीशन डेवलप होता है। तो कितना 140/90 mmHg से जब ब्लड का प्रेशर है वो थोड़ा भी ज़्यादा होता है या 140/90 हो जाता है, तो इसका मतलब हाइपरटेंशन का कंडीशन जो है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैथोफिजियोलॉजी है हाइपरटेंशन का वो कैसे होता है। तो जो हाइपरटेंशन का जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो हाइपरटेंशन का कंडीशन है, वो मेनली जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेनली हमारे वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं लंग्स, लिवर, किडनी और एड्रिनल कॉर्टेक्स, इन सारे ऊपर हार्ट के ऊपर जो है, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करें? इसमें जो हाइपरटेंशन का कंडीशन है वो मेनली रास सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। रास सिस्टम का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रेनिन, ए का मतलब एल्डोस्टेरोन, ए का मतलब एंजियोटेंसन और एस का मतलब होता है सेरोटोनिन। तो इन चार चीज़ों पे पूरा का पूरा जो हाइपरटेंशन है वो इन्हीं चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंजियोटेंसन है, एंजियोटेंसिनोजेन है, वो किडनी के द्वारा रिलीज किया जाता है, लीवर के द्वारा रिलीज किया जाता है। एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो लीवर के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण जो है कुछ ही टाइम के अंदर एंजियोटेंसन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसन में 1 में कन्वर्ट होने के बाद हमारे लंग्स के थ्रू जो है एक हार्मोन, एक एंजाइम निकलता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इस एंजाइम के कारण जो है एंजियोटेंसन 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसन 2 में, और एंजियोटेंसन 2 में कन्वर्ट होने के बाद वो वेसो डायलेशन, वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, और उस वेसो कंस्ट्रिक्शन के कॉज होने से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन किया जाता है। लेकिन अगर कई बार जो है एंजियोटेंसन 1 अगर एंजियोटेंसन 2 में कन्वर्ट नहीं होता है, किसी भी एंजाइमेटिक, अगर मान लीजिए एंजाइम्स का सेक्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो एंजियोटेंसन 1 एंजियोटेंसन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उसके कारण क्या होगा? वेसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, और वेसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा जो किडनी है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, और नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। तो इस तरह से जो है जो एंजियोटेंसिनोजेन है वो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सेम ऐसे ही जो एल्डोस्टेरोन है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सेक्रेशन किया जाता है, ये जो है कन्वर्ट होता है, ये हमारे किडनी के अंदर क्या काम करता है कि सोडियम का रिटेंशन बढ़ा देता है, यानी कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है एल्डोस्टेरोन। और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन के बढ़ने के कारण जो है हमारे बॉडी के अंदर सोडियम का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और सोडियम का लेवल अगर बढ़ गया तो इसका मतलब जो है वो क्या करेगा कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इस तरह से जो है ये काम करता है। सेम ऐसे ही रेनिन का क्या काम होता है? रेनिन का काम होता है कि वो एक्टिवेट करे लीवर को, ताकि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेनिन है वो क्या करता है, रेनिन किडनी से सेक्रेट होने के बाद, किडनी से सेक्रेट जैसे ही किडनी के अंदर जो सोडियम का एक्सक्रीशन है वो कम होता है, तो वहाँ से रेनिन का सेक्रेशन होता है। रेनिन सेक्रेट होकर के वो क्या करता है, लीवर को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंजियोटेंसिनोजेन को सेक्रेशन करे, और जब रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजेन का सेक्रेशन करवाता है, तो वहाँ से जो है एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लंग्स है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम को, जिसके कारण जो है एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और वहाँ से फिर जो है वेसो कंस्ट्रिक्शन के द्वारा पूरा जो ब्लड प्रेशर का प्रोसेस है वो सारा कुछ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि कैसे जो हाइपरटेंशन का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, और कैसे जो है हाइपरटेंशन प्रोसेस के थ्रू जो है पूरा बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाता है, और इस तरह से जो है इस पैथोफिजियोलॉजी के थ्रू जो है बॉडी का हमारा जो हाइपरटेंशन का कंडीशन है वो डेवलप होता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से टूल जो है वो हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द बीपी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्फाइग्नोमेनोमीटर जो है वो हम यूज करते हैं। इसके साथ ही जो है स्टेथोस्कोप यूज करते हैं फॉर द मेजरिंग द बीपी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑसिलोमीटर भी हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द बीपी। तो कैसे हम मेजर करते हैं? तो जो स्फाइग्नोमेनोमीटर है उसका जो है कफ जो है हम आप देख सकते हैं जैसे कि इमेज में बांधा गया है वैसे बांध देते हैं, और फिर स्टेथोस्कोप के द्वारा ब्लड वेसल्स के ऊपर कितना प्रेशर जनरेट किया जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं। और जब हम
एक प्रेशर क्रिएट करके ब्लड के फ़्लो को रोकते हैं, और फिर धीरे धीरे जब हम ब्लड के फ़्लो को रिलीज करते हैं तो उस टाइम पे जब ब्लड के फ़्लो के द्वारा हमको कुछ सुनाई देता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जबकि जहाँ पे ब्लड का फ़्लो जो है सुनाई देना बंद हो जाता है तो वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ब्लड को सुन करके और ब्लड के प्रेशर को सुन करके और फिर हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन का जो प्राइमरी कंडीशन है उसको हम लाइफस्टाइल को चेंज करके और टेंशन वगैरह ना लेकर के हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल के ज़रिए हम ठीक करते हैं। इसके अलावा आप ड्रग्स जो सेकेंडरी कंडीशन है या प्राइमरी कंडीशन को ही कंट्रोल करने के लिए हम ड्रग्स जो यूज करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डायूरेटिक्स ड्रग है उसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा एड्रेनर्जिक इनहिबिटर ड्रग है उसको यूज करते हैं। साथ ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर के साथ साथ ऐसी इनहिबिटर ड्रग को हम यूज करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ द बीपी। हाइपरटेंशन के कंडीशन को हम कंट्रोल करने के लिए ये सारी ड्रग्स जो है वो यूज करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक